आज का हमारा जो लेक्चर टॉपिक है वो है पायराजिनामाइड की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। पायराजिनामाइड जो है वो भी एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है जो कि ट्यूबरक्लोसिस की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड हैं। वो है कि ये जो ड्रग है पायराजिनामाइड ये प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब ये होता है कि वो वैसे तो इनएक्टिव होती है लेकिन बॉडी के अंदर जाकर वो किसी इंजाइम्स की बदौलत अपनी एक्टिविटी को चेंज करती है, मतलब इनएक्टिव से वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। तो पायराजिनामाइड जो है ये भी एक प्रो ड्रग है। ये स्टॉप करती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ को और ये कन्वर्ट होती है अपनी बायो एक्टिव फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम पायराजिमिडेज। ठीक है, पायराजिमिडेज इस पायराजिनामाइड पर एक्ट करके इसकी प्रो ड्रग को मतलब इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म की तरफ लेके आता है। और वो एक्टिव फॉर्म क्या है? पैराजिनोइक एसिड। ठीक हो गया। पैराजिनोइक एसिड जो है ये बेसिकली क्या करती है? ये इनहिबिट कर देती है बैक्टीरिया की इंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज को। ये इंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है, ये इनहिबिट कर देती है। जो इंजाइम्स रिक्वायर होता है माइकोबैक्टीरियम की फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए ताकि वो उसकी ग्रोथ कर सके। ये इंजाइम्स बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने में मदद कर रहा होता है लेकिन ये जाकर पैराजिनोइक एसिड उस फैटी एसिड सिंथेटेज को ब्लॉक कर देता है, फर्दर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है पायराजिमिडेज पायराजिनामाइड ड्रग का है जो कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है। इसमें ये एक पायराजीन रिंग प्रेजेंट है। पायराजीन रिंग में दो नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं, दो नाइट्रोजन विद दो कार्बन के दरमियान दो नाइट्रोजन अटैच होते हैं और कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पर एक अमाइड ग्रुप अटैच होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है पायराजिनामाइड ड्रग का। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? सिर्फ 2 पॉइंट्स पर है ये मुश्तमिल। पहला ये कि जो ये रिंग है इस पर अगर कोई भी अल्टरनेट हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच कर दी जाए जैसे कि पायरिडीन हो गई या पायरीमिडीन। ठीक है, ये पायराजीन रिंग है। अगर इस पायराजीन की रिंग की जगह इसको रिप्लेस कर दिया जाए पायरिडीन रिंग से या फिर पायरीमिडीन, मतलब इस रिंग की जगह अगर हम ये रिंग अटैच कर दें, ये है पायरिडीन की रिंग और पायरीमिडीन की रिंग ये है पायरीमिडीन की रिंग। ठीक है, अगर इस रिंग की जगह अगर हम ये रिंग लगा दें, इसको रिप्लेस करके ये लगा दें या फिर ये रिंग लगा दें, ठीक है, पायरीमिडीन की रिंग लगा दें, तो जो इसकी एक्टिविटी है ये लेस एक्टिव हो जाएगी, मतलब डीएक्टिव हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक हो गया, पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि ये जो रिंग है हमारी पायराजीन रिंग ये बरकरार रहनी चाहिए हमारी एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पायराजीन की रिंग है ना ये मोनो सब्सटीट्यूट है। इसके कार्बन नंबर 2 पर सिर्फ एक ही सब्सटीट्यूशन अटैच है। अगर इसको डाई सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे भी कोई रिंग अटैच कर दी जाए या फिर कोई ग्रुप अटैच कर दिया जाए या इसको डाई से ट्राई सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इस पर कोई भी 2 सब्सटीट्यूशन नहीं लगा सकते। लेकिन ये थी पहले की स्टडी। आज के दौर की जो स्टडी है उसमें इस तरह भी हुआ है कि इसको मोनो सब्सटीट्यूट से डाई सब्सटीट्यूट बनाकर भी एक्टिविटी बरकरार रखने में मदद की जा रही है। ये हमारे पायराजिनामाइड की ड्रग के 2 स्टेप में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप थी, जिसमें हमने पहले पॉइंट में ये बताया कि जो पायराजीन की रिंग है ये वाली रिंग ये है पायराजीन की रिंग। ठीक हो गया, पायराजीन की रिंग ये जो है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। पायराजीन है तो पायराजीन की ही रिंग रहनी चाहिए, इसकी जगह पायरीमिडीन या फिर पायरिडीन रिंग नहीं अटैच होनी चाहिए। पायरिडीन रिंग ऐसी होती है कि इसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है और पायरीमिडीन रिंग में ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है यहाँ पर अटैच हो जाता है।
ये पायरिमिडीन रिंग में। तो इसकी जगह ये और भी कोई रिंग अटैच नहीं होनी चाहिए, फिर तो एक्टिविटी ठीक रहेगी। अगर कोई और रिंग अटैच कर देंगे तो जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी या कम हो जाएगी। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि ये जो रिंग है पायरेजीन की रिंग में सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूशन है। इसमें डाई सब्सटीट्यूट कर लगा देंगे, कोई और सब्सटीट्यूशन ग्रुप लगा देंगे या कोई और इस पे रिंग लगा देंगे तो जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। इन 2 स्टेप में इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप थी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा जाए तो ये है। अब पायराजिनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर देखा जाए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, तो ये जो पायराजिनामाइड ड्रग है ये है प्रो ड्रग, ठीक हो गया। और ये जो प्रो ड्रग है बॉडी में जाके अपनी बायो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पायराजिमिडेस। जिस अल्फाज के एंड में ASE ये लफ्ज आ रहा हो तो उसको कहते हैं, ये एंजाइम्स का वर्ड है। पायराजिनामाइड अपने बायो एक्टिव फॉर्म में जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स पायराजिमिडेस। ये पायराजिनामाइड जो क्या करता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो है फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है। ये एंजाइम जब इनहिबिट होता है तो ये इंटरफेयर करता है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को। माइकोलिक एसिड मतलब कि जो मेम्ब्रेन बन रही होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, उसकी सिंथेसिस को ये इंटरफेयर करता है और फिर वो डिस्ट्रप्शन करता है मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट को, डिस्टर्ब करता है मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट को। अगेन देखा जाए पायराजिनामाइड जो ड्रग है वो प्रो ड्रग है। ये बॉडी में जाकर अपनी बायो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है पैराजिनोइक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स पायराजिमिडेस, ठीक है। और ये जो पैराजिनोइक एसिड है ये इनहिबिट करती है बैक्टीरिया की फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम को, जो कि इंटरफेयर करते हैं माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस में और वो डिस्ट्रप्शन करते हैं मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ही नहीं बनती और फिर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो ये जो एक्यूमुलेशन है पायराजिनोइक एसिड, अगर ये एक्यूमुलेशन हो जाए पैराजिनोइक एसिड की, तो ये डिस्टर्ब करेगी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को, जो कि इंटरफेयर करेगी एनर्जी प्रोडक्शन को। मतलब कि ये डिस्टर्ब कर देगी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को भी और फिर एनर्जी की प्रोडक्शन को भी इंटरफेयर करेगी, जो कि ज़रूरी होती है माइकोबैक्टीरियम की सर्वाइवल के लिए। तो ये एनर्जी की प्रोडक्शन को ही इंटरफेयर कर देती है पैराजिनोइक एसिड। इस तरह से ये ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। पैराजिनामाइड ड्रग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू से न्यू नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर्स की मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर गुजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल एजेंट है और ये वर्क करती है बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। राइबोसोमस के 30th राइबोसोमल सब यूनिट पर एक्ट करके प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती है इनिशियल स्टेप के अंदर ही। स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आज हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमने पहले भी बताया कि क्या होता है कि अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर में, स्ट्रेप्टोमाइसिन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में या किसी भी ड्रग के एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करें, कोई भी एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी रिएक्शंस के अंदर करवाएं, तो जो हमारी एक्टिविटी होती है, स्पेशल एक्टिविटी जो उस ड्रग की है वो लॉस हो जाती है या फिर गेन या एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसमें क्या इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं चेंजिंग करने से। तो ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक है स्ट्रेप्टिडीन का, ये स्ट्रेप्टिडीन है, साथ ही ऑक्सीजन के लिंकेज के ऊपर स्ट्रेप्टोस है और फिर तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 3 इसमें रिंग हैं। तो स्ट्रेप्टिडीन, स्ट्रेप्टोस और स्ट्रेप्टोसामाइन, ये तीनों का एक मजमुआ बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स भी हम इन तीनों के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट में हम स्ट्रेप्टोस लेते हैं। स्ट्रेप्टोस के ऊपर, ये स्ट्रेप्टोस का है मिथाइल पेंटोस। स्ट्रेप्टोस क्या है? मिथाइल पेंटोस की रिंग है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोस। इसमें हमने देखना है कि कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या चेंजेस आएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन की
ड्रग के ऊपर। तो पहला ये है कि रिडक्शन अगर हम करेंगे, ये अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, अल्डिहाइड। अगर हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे, इसकी जगह अल्कोहल को अटैच कर दें स्ट्रेप्टोज की रिंग के अंदर, स्ट्रेप्टोज की में जो अल्डिहाइड है इसकी जगह अगर हम सिंपल अल्कोहल अटैच कर दें, ये अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल अटैच कर दें इसकी जगह स्ट्रेप्टोमाइसिन के स्ट्रेप्टोज के अल्डिहाइड की ग्रुप की जगह, तो ये जो है रिज़ल्ट जो हमें मिलेगा उसका नाम होगा डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन अल्कोहल के इसकी जगह अगर हम अल्कोहल को रिप्लेस करें तो ये कंपाउंड का नाम बनेगा डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसकी एक्टिविटी जो है वो सिमिलर होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन से, लेकिन इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी ना, ओटोटॉक्सिसिटी वो बहुत ज़्यादा होगी इसकी बदौलत। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ऑटोटॉक्सिक एजेंट है, एडवर्स इफेक्ट अगर इसका देखें, लेकिन अगर हम अल्डिहाइड की जगह अगर अल्कोहल लगा दें स्ट्रेप्टोज की रिंग के अंदर तो उसकी एक्टिविटी तो सिमिलर होगी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी तो सिमिलर होगी, लेकिन उसका जो एडवर्स इफेक्ट है ना, ऑटोटॉक्सिसिटी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी वो। अगर तो इसमें माइल्ड है तो इसमें सीवियर हो जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है इस रिंग के ऊपर कि अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्डिहाइड ग्रुप की, स्ट्रेप्टोज रिंग में अल्डिहाइड ग्रुप की अगर हम ऑक्सीडेशन करवा के उसको ऑक्साइम बना दें, सेमी कार्बाजोन बना दें, फिनाइल हाइड्रोजीन बना दें, हाइड्रोजोन बना दें, तो जो डेरिवेटिव हमें मिलेंगे वो बिल्कुल इनएक्टिव होंगे, उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इस मिथाइल ग्रुप की, ये आपको पता है ये मिथाइल ग्रुप है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो वो बन जाएगा मिथाइलिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, वो एक्टिव एनालॉग देगा, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग के ऊपर। कंपाउंड तो हमारा एक्टिव होगा लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग के ऊपर। 3 पॉइंट क्लियर। स्ट्रेप्टोमाइसिन की रिंग नंबर 2 में स्ट्रेप्टोज है, मिथाइल पेंटोज, इसमें हमने 3 पॉइंट क्लियर किए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रिंग नंबर 3 पर, स्ट्रेप्टोसामाइन। स्ट्रेप्टोसामाइन क्या है? एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन इसका नेम है, ठीक है, लीवोग्लूकोसामाइन। ये है एन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोसामाइन का, लीवोग्लूकोसामाइन, ठीक है। अब इसमें हम क्या चेंजिंग करेंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग की एक्टिविटी चेंज हो सकती है। तो इसमें है कि ये जो एन मिथाइल है ग्लूकोसामाइन, इसमें है अमाइनो मिथाइल ग्रुप NHCH3, ये क्या है? अमाइनो मिथाइल, ये है NHCH3, ये वाला, ये है अमाइनो मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अगर ये जो है ना, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर हम इसकी मॉडिफिकेशन कर दें अमाइनो मिथाइल ग्रुप की, तो ये जो हमारा अगर हम इसकी मॉडिफिकेशन कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस एन मिथाइल, इसमें अगर हम NH की जगह CH3 को ही ख़त्म कर दें, या फिर CH3 अगर है C2H5 कर दें, मतलब चेन लॉन्गेशन कर दें इसकी, ये मीथेन है, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन कर दें इसके साथ, तो जो एक्टिविटी होगी ना वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम अल्काइल ग्रुप की लेंथ को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक हो गया। इसका 1 पॉइंट क्लियर हुआ। 1 पॉइंट क्लियर क्या हमने बताया कि एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन इस रिंग का नेम है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ये वाला एन मिथाइल अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ी सी भी मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको डीमिथाइलेशन, मतलब इसका मिथाइल ग्रुप को ख़त्म कर दें, या फिर इसकी मिथाइल ग्रुप के साथ मिथाइल की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये लगा दें, जितनी अल्काइल ग्रुप की चेन लॉन्ग करते जाएंगे तो एक्टिविटी कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर, 1 पॉइंट इसका क्लियर हुआ। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जो एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का, इसमें जो एन एटम है ना, एन एटम ये वाला, वो सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए, ना तो वो प्राइमरी ना तो वो टर्शियरी, वो सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए। इस तरह से हमारे 5 पॉइंट क्लियर होते हैं। 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए, 2 पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हुए स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग के ऊपर। रिव्यू हम करेंगे लास्ट के अंदर। अब आते हैं इस रिंग के ऊपर, स्ट्रेप्टिडीन। स्ट्रेप्टिडीन का नाम है आइनोसिटोल
विथ 2 ग्वानिडो ग्रुप। ये है आइनोसिटोल का स्ट्रक्चर। ये क्या है? आइनोसिटोल की रिंग है, ठीक है। इसमें एक ये ग्वानिडो ग्रुप अटैच है, एक यहाँ पे ग्वानिडो ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये ग्वानिडो, ये इसका पूरा नाम है स्ट्रेप्टिडीन आइनोसिटोल विथ 2 ग्वानिडो ग्रुप, ठीक है। अब ये जो है ये भी एसेंशियल रोल प्ले करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर, बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। अगर हम ये ग्रुप की रिप्लेसमेंट कर दें, ये ख़त्म कर दें, ग्वानिडो ग्रुप चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, इसकी जगह कोई और ग्रुप अटैच कर दें, तो जो एक्टिविटी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक हो गया। ये थे हमारे 6 पॉइंट के ऊपर पूरी स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका रिव्यू करते हैं कि देखें, नंबर 1, स्ट्रेप्टोमाइसिन में ये 3 रिंग प्रेजेंट होती है। एक का नाम है स्ट्रेप्टिडीन, दूसरी का नाम है स्ट्रेप्टोस, तीसरी का नाम है स्ट्रेप्टोसामाइन। स्ट्रेप्टिडीन का नाम है आइनोसिटोल विथ 2 ग्वानिडो ग्रुप। ये है आइनोसिटोल की रिंग, इसमें 2 ग्वानिडो ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। अब ये जो ग्वानिडो ग्रुप है वो बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर। अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट कर दें या ग्रुप ख़त्म कर दें यहाँ से, तो ये एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस पे आते हैं स्ट्रेप्टोस पर। स्ट्रेप्टोस है मिथाइल पेंटोस। मिथाइल पेंटोस में जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये इसेंशियल रोल प्ले करता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर। अगर हम इसकी जगह अल्कोहल ग्रुप अटैच कर देते हैं, COH, जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड की जगह हम अल्कोहल ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है डाईहाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसकी एक्टिविटी जो होती है ना वो सिमिलर होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन से, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। अल्डिहाइड की जगह अगर हम OH ग्रुप अटैच कर देंगे, जस्ट अल्कोहल, तो जो एक्टिविटी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, वही वो प्रोवाइड करेगा डाईहाइड्रो स्ट्रेप्टोसामाइन, लेकिन जो ऑटोटॉक्सिसिटी, जो इसका एडवर्स इफेक्ट है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। दूसरा ये था कि ऑक्सीडेशन अगर हम करवाते हैं इसकी अल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर, अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं और ऑक्साइम अटैच करते हैं या फिर सेमी कार्बाजोन या फिनाइल हाइड्रोजोन अटैच करते हैं, तो जो हमारे डेरिवेटिव्स मिलेंगे वो इनएक्टिव होंगे, बिल्कुल इनएक्टिव, ठीक है। इसलिए हम इसकी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये था इसके अंदर कि अगर हम मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करवा के मिथाइलिन हाइड्रोक्सिल बना देते हैं, SCH3OH, ठीक है। मिथाइलिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं इसकी ऑक्सीडेशन करवा के, तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो एक्टिव होगा, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग के ऊपर। क्लियर हुए? 1 पॉइंट हमने यहाँ से क्लियर किया, 3 पॉइंट हमने यहाँ से क्लियर किए। अब 2 पॉइंट जो बाकी हैं वो यहाँ से क्लियर करेंगे। स्ट्रेप्टोसामाइन, स्ट्रेप्टोसामाइन में है N मिथाइल L ग्लूकोसामाइन, इसका नाम है, ठीक है। इसमें जो ये ग्रुप है ना, अमाइनो मिथाइल ग्रुप, ये एसेंशियल रोल प्ले करता है इसकी स्ट्रेप्टोमाइसिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर, ठीक हो गया। अगर हम इसको चेंज कर दें, ठीक है, मॉडिफाई कर दें, इसका मिथाइल ग्रुप ख़त्म कर दें या फिर मिथाइल ग्रुप की अल्काइल चेन लॉन्ग कर दें, ठीक है, तो जो एक्टिविटी होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, कम होती जाएगी। जितनी अल्काइल, अब मिथाइल की जगह इथाइल लगा दें, प्रोपाइल लगा दें, ब्यूटाइल लगा दें, तो एक्टिविटी लॉस होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक हो गया। अब ये इसका 5 पॉइंट क्लियर हुआ है। और आखिरी पॉइंट ये था कि जो एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एन एटम प्रेजेंट है, वो होना चाहिए टर्शरी अमाइन, ठीक है, ना तो वो प्राइमरी हो, ना ही वो सेकेंडरी अमाइन हो, ना ही तो वो प्राइमरी हो, तो ना ही वो टर्शरी हो, वो सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए। ये थी हमारी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के 6 पॉइंट स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग के। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स के 30S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर एक्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। इस तरह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू से न्यू वीडियोस और लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खिजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है इथम्ब्यूटोल ड्रग की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में।
जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इथम ब्यूटोल के स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम कोई भी चेंजिंग करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमारे इस स्ट्रक्चर पर क्या इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, हमारी पूरी ड्रग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो इथम ब्यूटोल आपको पता है कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और ये ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है। ठीक हो गया। अब ये है केमिकल स्ट्रक्चर इसका इथम ब्यूटोल का। इथम ब्यूटोल का केमिकल स्ट्रक्चर, इसमें 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये और एक ये 2 हैं अमाइनो ग्रुप। दो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। एक साइड पर एक ब्रांच अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी साइड पर दूसरी ब्रांच अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 में है कि ये जो प्रेजेंस है अमाइनो ग्रुप की, NH मतलब ये 2 ग्रुप प्रेजेंट है ना अमाइनो ग्रुप, इसकी जो प्रेजेंस है ना हमारी पूरी ड्रग के अंदर, ये इसेंशियल रोल प्ले करती है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर, इसेंशियल रोल प्ले करती है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पर। तो ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रेजेंस है ना ये ब्रांच अल्काइल ग्रुप की, एक साइड पर यहाँ और एक साइड पर यहाँ नाइट्रोजन एटम के ऊपर, नाइट्रोजन एटम 1, नाइट्रोजन एटम 2, इसके ऊपर एक ब्रांच अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसके ऊपर दूसरा। इसकी जो प्रेजेंस है ना ये भी इन्फ्लुएंस करती है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जब ये अमाइनो ग्रुप जो है ये इसको अगर रिप्लेस कर दें किसी भी एसिटाइल ग्रुप के साथ या सल्फोनाइल ग्रुप के साथ या फिर नाइट्रोसाइल ग्रुप के साथ, तो जो एक्टिविटी होगी ना एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वो एबलिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब एसिटाइल ग्रुप जैसा कि ये देखें, ये है एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप हो गया, और है ये सल्फोनाइल ग्रुप। सल्फोनाइल ग्रुप, एसिटाइल, सल्फोनाइल और नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल ये, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन अमाइनो ग्रुप की जगह ये ग्रुप अटैच कर दें, एसिटाइल अटैच कर दें या सल्फोनाइल अटैच कर दें या नाइट्रोसाइल, तो जो एक्टिविटी होगी ना एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो एक्चुअल हमारी ड्रग की है, इस ड्रग की जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो एबलिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जो हेट्रो एटम्स है ना हमारे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और सल्फ़र, एक अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इथाइलिन के ऊपर, तो जो सब्स्टिट्यूशन अगर हम कर दें ना इथाइलिन के ऊपर किसी भी ऑक्सीजन की, सल्फ़र की, तो जो हमें डेरिवेटिव मिलेंगे वो इनएक्टिव होंगे। 5वां पॉइंट ये है कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे एक ब्रांच पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें मिथॉक्सी के साथ, क्या OCH3, ये है मिथॉक्सी, या फिर इथॉक्सी OC2H5, रिप्लेस कर दें मिथॉक्सी के साथ या इथॉक्सी के साथ, ये हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप हैं, तो जो हमें एक्टिविटी जो मिलेगी ना वो सिमिलर होगी जैसा कि इस पेरेंट कंपाउंड की है। ये पेरेंट कंपाउंड है, इसकी एक्टिविटी जैसी होगी ना, ये ग्रुप अटैच करने से भी एक्टिविटी सिमिलर रहेगी, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा इस ड्रग के ऊपर। 5 पॉइंट क्लियर। छठा पॉइंट ये है कि अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें बेंजोइल की या थाइमिथाइल ग्रुप की N2 पोजीशन पर नाइट्रोजन के सेकंड नाइट्रोजन की पोजीशन पर अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें बेंजोइल की या फिर थायोमिथाइल ग्रुप की, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना, ऐसी ड्रग मिलेगी वो इनएक्टिव होगी, उसका कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी उसकी नहीं होगी, ना तो वो ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग होगी। जैसा कि ये कौन सी, ये है बेंजोइल ग्रुप, स्ट्रक्चर इसका ऐसे है, सॉरी, बेंजोइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। बेंजोइल ग्रुप है और एक है थायोमिथाइल ग्रुप।
थायोमिथाइल, जैसा कि ये डबल बॉन्ड, ये है थायोमिथाइल। ठीक हो गया। अगर हम N2 पोजीशन पर इन दो रिंग को अटैच कर दें, या बेंजोइल रिंग अटैच कर दें या थायोमिथाइल रिंग अटैच कर दें, तो जो हमारी एक्टिविटी होगी ना वो लॉस हो जाएगी, हमारा कंपाउंड पूरा का पूरा इनएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, कोई इसकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये थी हमारे 6 पॉइंट के ऊपर इथम्ब्यूटोल की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसको हम रिव्यू करते चलें तो पहला पॉइंट ये था कि ये जो अमाइनो ग्रुप हैं नाइट्रोजन के, 2 अमाइनो ग्रुप है, ये इसेंशियल रोल प्ले करते हैं इस ड्रग की एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि जो ब्रांच अल्काइल ग्रुप अटैच हैं इसके ऊपर, 2 नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो ब्रांच अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये भी इन्फ्लुएंस करती है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी को। तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि अगर हम अमाइनो ग्रुप की जगह या अमाइनो ग्रुप की जगह कोई भी एसिटाइल ग्रुप लगा दें या फिर सल्फोनाइल या नाइट्रोसाइल ग्रुप लगा दें, तो जो हमारी एक्टिविटी होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, एबोलिश हो जाएगी। चौथा पॉइंट ये था कि अगर हम हेट्रो एटम्स कोई भी ऑक्सीजन की एडिशन कर दें, सल्फर की एडिशन कर दें, सब्स्टिट्यूशन कर दें इथाइलिन के ऊपर अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो भी हमारा जो कंपाउंड है ना वो डेरिवेटिव जो बनेगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। पांचवा पॉइंट ये था कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, इसकी जगह अगर हम मिथॉक्सी या इथॉक्सी लगा दें, तो जो एक्टिविटी होगी ना वो सिमिलर होगी जो कि इस पेरेंट कंपाउंड की है। तो मतलब उसका इथॉक्सी मिथॉक्सी के साथ कोई नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। छठा हमारा ये पॉइंट था कि अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें N2 की पोजीशन पर बेंजोइल या थायोमिथाइल को, तो भी जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, जो भी हमें ड्रग मिलेगी वो इनएक्टिव होगी, उसकी कोई एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये थी हमारी इथम्ब्यूटोल की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको दूसरों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू से न्यू वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खिजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाई हूं वो है आइसोनियाज़िड ड्रग की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। जिस तरह हमने पहले भी ड्रग्स के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ी है और हमने बताया है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या चीज़ है, कि दोबारा बताती चलूँ कि कोई भी पेरेंट कंपाउंड के अंदर अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी ग्रुप की, तो हमारे जो पेरेंट ग्रुप पर क्या असरात होते हैं और उसकी एक्टिविटी जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। तो आज हम आइसोनियाज़िड के बारे में पढ़ेंगे। आइसोनियाज़िड जो ड्रग है वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को हम ये देते हैं। तो इसका जो है ये पेरेंट कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, पायरिडीन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजीन रिंग, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजीन। सिंपली N1 पर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, जबकि N2 है उस पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसकी, अल्काइल ग्रुप की। ठीक है, अल्काइल ग्रुप इस पर अटैच करके हम एक्टिव कर देते हैं इस कंपाउंड को। ठीक हो गया। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए कि नंबर 1 N1 पर हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, N2 पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अल्काइल ग्रुप की ताकि जो हमारा पेरेंट कंपाउंड है वह एक्टिव हो जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें इस पायरिडीन न्यूक्लियस की अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें विद अदर एरोमेटिक रिंग, जैसा कि बेंजीन हो गया, ये है बेंजीन, अगर इसकी जगह मैं ये लगा दूं, बेंजीन लगा दूं या फिर पाइपरिडीन लगा दूं, NH पाइपरिडीन लगा दूं, ठीक है, ये बेंजीन, ये है पाइपरिडीन, ठीक है, या फिर इसकी जगह मैं कोई और एरोमेटिक जैसा कि थायाजोल,
अगर मैं इस पायरिडीन की जगह मतलब रिप्लेस कर दूं थायाजोल को, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लगा दूं या बेंजीन को या फिर पायरिडीन को, तो जो हमारी एंटी माइक्रोबियल एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी आइसोनियाजिड दे रहा है वो ख़त्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, डीएक्टिव हो जाएगा हमारा कंपाउंड। तो इसलिए इस पर हम कोई भी पायरिडीन की जगह हम किसी भी और एरोमेटिक की सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। 4 पॉइंट क्लियर हुए। 5वां पॉइंट ये है कि बहुत सारे आइसोनियाजिड के जो ना डेरिवेटिव बन चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स इसके बने हुए हैं, कोई ना कोई स्ट्रक्चर में तब्दीली करके इनके डेरिवेटिव्स बनाए हुए हैं। लेकिन जितने भी डेरिवेटिव्स इसके आ चुके हैं कोई भी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी ऐसे सुपीरियर तौर पर नहीं रखता जैसा कि आइसोनियाजिड अपने अंदर रखती है। एक्टिविटी को मतलब कोई किसी के पास जो एक्चुअल पेरेंट ग्रुप है ना, इससे ज़्यादा एक्टिविटी किसी भी डेरिवेटिव की नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इस पेरेंट ग्रुप की है। 4 पॉइंट क्लियर। 5वां पॉइंट ये है कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जो अगर हम ये जो अल्काइल ग्रुप अटैच है ना, हमने पहले नंबर 2 में बताया था कि N2 पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अल्काइल ग्रुप की, ताकि जो हमारा कंपाउंड है वो एक्टिव हो जाए। अगर हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें N2 की जगह, N2 पर अगर हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दें तो जो हमारा कंपाउंड न्यू बनेगा तो उस जो हमारा न्यू कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा N2 आइसोप्रोपाइल डेरिवेटिव, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ये देखें, सेम पायरिडीन की रिंग स्ट्रक्चर, 4 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजीन रिंग N1 और N2 पर हमने बताया कि अगर हम कोई भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दें, आइसोप्रोपाइल कैसा, ये देखिए, ये है आइसोप्रोपाइल CH3 ये जो है ना, ये है आइसोप्रोपाइल। अगर हम इस ग्रुप की जगह N2 पर अल्काइल ग्रुप की जगह ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दें तो जो हमारा पेरेंट जो डेरिवेटिव बनेगा उसका नाम होगा N2 आइसोप्रोपाइल डेरिवेटिव जो बनेगा उसका नाम होगा एप्रानायाजिड, ठीक है। वो जो ड्रग हमें मिलेगी सब्स्टिट्यूशन करने से उसका नाम होगा एप्रोनाइजिड, ठीक है। इसी का डेरिवेटिव है, ये हमें एक न्यू कंपाउंड मिल जाएगा। लेकिन ये जो ड्रग है ये एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी नहीं रखती। ये जो ड्रग है ये यूज़ होती है एंटी साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। 5 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट में हमने ये बताया आइसोनियाजिड ड्रग की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हमने पहला पॉइंट ये बताया है कि जो N1 है ना, N1 उस पर हम किसी भी चीज़ की कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, कोई सब्स्टिट्यूशन इस पर हो ही नहीं सकती। अगर हो गई तो ये कंपाउंड ही ख़त्म हो जाता है। ये ड्रग रहती नहीं है। ये ना तो ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, ना ही ये एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इनको हो गया नंबर 2 पर हमने पढ़ा है कि जो N2 पोजीशन है ना, N2 हाइड्रोजीन चेन का N2 जो है उस पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अल्काइल ग्रुप की, R1 R2 कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं इस पूरे कंपाउंड को एक्टिव करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट में हमने ये बताया था कि अगर हम ये पायरिडीन जो है ना, एक रिंग पायरिडीन इसका एक्चुअल रिंग है, इसकी जगह हम कोई बेंजीन रिंग अटैच कर दें या पाइपरिडीन रिंग अटैच कर दें या थायाजोल रिंग अटैच कर दें या कोई भी अदर एरोमेटिक रिंग अटैच कर दें तो जो एक्टिविटी होगी ना इसकी एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी वो ख़त्म हो जाएगी। ये रिंग इसेंशियल रोल प्ले करती है एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए। चौथा पॉइंट हमने बताया था कि इसके जो आइसोनियाजिड ड्रग है ना, इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी हमें एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी नहीं दे सकता जबकि आइसोनियाजिड दे रही है। इसके डेरिवेटिव्स में इतनी पावर नहीं है अभी तक। 5वें पॉइंट में हमने ये बताया है कि अगर हम अल्काइल ग्रुप की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दें, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना N2 की पोजीशन पर, इसमें अगर हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दें ना ये वाला, तो जो हमारी ड्रग डेरिवेटिव बनेगी वो एक न्यू कंपाउंड बनेगा, उसका नाम होगा
एप्रोनाइजिड। एप्रोनाइजिड जो है ये एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी तो नहीं रखती, लेकिन ये एंटी साइकोमोटर एक्टिविटी और स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ होती है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ आइसोनियाजिड ड्रग। हमारे लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खिज़रा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का मेरा लेक्चर टॉपिक है क्लोरामफेनिकोल ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोरामफेनिकोल के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को रीड किया था और समझा था कि किस तरह से हम मॉडिफिकेशन अगर करेंगे किसी स्ट्रक्चर में, एक्चुअल स्ट्रक्चर में, तो इस मॉडिफिकेशन से क्या चेंजेस आ सकती हैं ड्रग के अंदर। इस तरह अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रीड करेंगे तो कि क्लोरामफेनिकोल जो ड्रग है वो किस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है। तो देखें कि क्लोरामफेनिकोल जो है ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखती है अपने अंदर और ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया पर आकर बाइंड करती है रिवर्सली। नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है कि ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स आपको पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करते हैं जब वो मैसेंजर आरएनए के साथ मिलते हैं। मैसेंजर आरएनए में बेसिकली कोड लगे होते हैं और ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स को उसी कोड के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को लेके आता है और यहाँ पर आकर बाइंड करवा के और फिर प्रोटीन की इलोंगेशन करवाते हैं। अब नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है कि ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट है राइबोसोम्स का और ये बड़ा सा 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ये पेप्टिडाइल साइड है और ये एक्सेप्टर साइड है। एक्सेप्टर साइड क्या करती है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को लेके आता है वो इसको एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर साइड उस अमाइनो एसिड्स को, और फिर पेप्टिडाइल साइड चेन इलोंगेशन में मदद देती है। किस तरह से होता है ये कि अब यहाँ पे 1 2 3 3 अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अब 4 5 6 आकर इस पर अटैच होंगे और चेन की इलोंगेशन होगी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक। अब ट्रांसफ़र आरएनए 4 अमाइनो एसिड्स को लेके आ रहा है। 4 अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, 4 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब 4 अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइड ने इसको एक्सेप्ट किया। अब ये 3 अमाइनो एसिड्स है ना, एक चेन, ये इंजाइम्स की मदद से इस तरफ से पी साइड से ए साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब पी साइड से ए साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो इसकी शेप इस तरह से बन जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 और ये जो है ना जगह खाली हो जाएगी, पी साइड जो है वो खाली हो जाएगी और यहाँ पे पहले 3 अमाइनो एसिड थे, अब 4 अमाइनो एसिड। इस तरह से ये ट्रांसफ़र आरएनए 5वें को भी लेके आएगा, 6ठे को भी, 7वें को भी, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं इनको लेके आएगा और ये इस पर आकर अटैच करेंगे। अब ये 4 जो अमाइनो एसिड्स हैं जब लॉन्ग हो जाएंगे, चेन बनाएंगे अपनी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, तो फिर ये यहाँ पर आके दोबारा पी साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक हो गया। अब ये जगह जो है खाली होगी, इस पे ये 5 अमाइनो एसिड आकर ट्रांसफ़र आरएनए ने अटैच किया। 5 अटैच हुआ, फिर 5 दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे 1 2 3 4 5, और फिर जब 5 मिल जाएंगे फिर ये दोबारा पी साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये चेन की इलोंगेशन होती जाएगी। एक जगह खाली होगी, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, दूसरी खाली होगी, उसको चेन में मदद करेगा। अब क्लोरामफेनिकोल का यहाँ पे क्या रोल है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म था, ठीक। क्लोरामफेनिकोल क्या करती है कि 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर आकर एक्ट करती है और जो इंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ना इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए, उस इंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्लोरामफेनिकोल इस इंजाइम्स को आकर ब्लॉक कर देती है। जब इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी तो ये जो 3 अमाइनो एसिड्स है ना ये यहाँ नहीं जा पाएंगे। जब यहाँ नहीं जा पाएंगे तो ये चेन लॉन्ग नहीं हो पाएगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। इस तरह से ये क्लोरामफेनिकोल सिंपली वर्क करता है, रिवर्सली बाइंड करती है 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करके चेन की इलोंगेशन को ख़त्म कर देती है बैक्टीरिया के अंदर। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था क्लोरामफेनिकोल ड्रग का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस लेक्चर को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है ड्रग रिफॉर्मिंग के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। रिफॉर्मिंग, जैसा कि आपने इसको पढ़ा भी है और जाना भी है कि ये जो मेडिसिन है रिफॉर्मिंग, ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट है और ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखती है अपने अंदर। ये बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं बल्कि बैक्टीरियोसिडल है। मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप नहीं करता बल्कि ये बैक्टीरिया को ही किल कर देता है। तो ये जो है रिफॉर्मिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट है और बैक्टीरियासिडल इसका इफेक्ट है। इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ये जो है ये सारा का सारा रिफॉर्मिन का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, पूरी एक साइकिल के अंदर है। ये साइकिल क्लोज है, ओपन नहीं है। तो जो ये रिंग है, ये दो इस तरह से जो बनी हुई है, ये नेप्थलीन की रिंग है। ये जो नेप्थलीन की रिंग है और बहुत सारे OH ग्रुप जो प्रेजेंट है, OH। ये जो पहला पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नेप्थलीन की रिंग है और साथ में जितने सारे OH ग्रुप हैं, ये इसेंशियल रोल प्ले करते हैं एक्टिविटी पर। रिफॉर्मिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पर ये इसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया, पहला पॉइंट क्लियर कि नेप्थलीन की रिंग और जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं इस रिंग के ऊपर, ये इसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं रिफॉर्मिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये जो रिफॉर्मिन है, रिफॉर्मिन ज़्विटर आयन है। ज़्विटर आयन किसे कहते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज हों। मतलब कि ये पानी के, ये जो है लिपिड के साथ साथ एक्वस जो एसिड है उनमें भी ये हल होने में, सॉल्युबल होने में एबिलिटी रखती है। ठीक है, ये इसमें एक्वस वाटर में, एक्वस एसिड के अंदर भी, लिपिड्स के अंदर भी सॉल्युबल हो जाती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट ये हम बताते हैं कि जो इंटैक्ट मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, मैक्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, ये रिक्वायर होता है एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर। हमने कहा ना रिफॉर्मिन एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है, बैक्टीरियासिडल है, एंटी ट्यूबरक्यूलर है। और ये जो इसका मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, ये एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी रखता है अपने अंदर। ये जो इसका मतलब इंटैक्ट रहना, क्लोज रहना, ओपन ना हो, तो ये अपने अंदर एंटी ट्यूबरक्यूलर, एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए अहम रोल प्ले करता है, इसका इंटैक्ट रहना। 3 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो चौथा पॉइंट ये है कि जो डबल बॉन्ड है ना इस पूरी माइक्रोसाइक्लिक रिंग के ऊपर, वो जो है ना वो कम नहीं होने चाहिए, रिड्यूस नहीं होने चाहिए। और ये जो रिंग है ना ये ओपन भी नहीं होनी चाहिए, क्लोज की क्लोज ही रहे, रिंग जो है वो क्लोज ही रहे, ओपन ना हो। और डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस ना हो, तो ये एक्टिव रहती है ड्रग। और अगर ऐसा नहीं है और ये डबल बॉन्ड को डिक्रीज़ कर दिया जाए या फिर रिंग को ओपन कर दिया जाए, तो जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कहाँ पर? कार्बन की पोजीशन नंबर 1 पर, कार्बन 1। ये 1 2 3 ये कार्बन की नंबरिंग मैंने लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह मैंने पूरी कार्बन की नंबरिंग लगाई है। ये बता रहे हैं कि जो 1 8 21 और 23, इन 4 कार्बन की पोजीशन पर जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाले, ये फ्री हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है C1 C8 C21 और C23, ये सारे के सारे जो है ना रोल प्ले कर रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं और ये पूरी की पूरी ड्रग को एक साथ जोड़े रखते हैं और इसेंशियल रोल प्ले करते हैं एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी के ऊपर। ठीक हो गया, 5 पॉइंट क्लियर। छठा पॉइंट ये है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पोजीशन नंबर 21, ये पोजीशन नंबर 21 पर
और पोजीशन नंबर 23 पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अगर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, बिल्कुल इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसे ऐसे ख़त्म कर दिया जाए, या फिर इनकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूशन ऐड कर दी जाए, तो उसकी वजह से एक ऐसा हमारे पास डेरिवेटिव आएगा जिसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी को बरकरार रखने में। अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए या इनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दी जाए तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा उसकी कोई एंटी ट्यूबरकुलर या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस होगी। 6 पॉइंट क्लियर हुए। 7वां पॉइंट ये है कि जो एक्टिविटी अगर जो है इसकी जगह इस OH और इन पोजीशन नंबर 21 और पोजीशन नंबर 23 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अगर उसकी जगह कोई भी एसिटाइल ग्रुप लग जाए, एसिटाइल कोई भी इनकी जगह एसिटाइल ग्रुप लग जाए तो भी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो भी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। 7वां पॉइंट ये है कि अगर इस पूरी ड्रग की एंटी ट्यूबरकुलर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को बरकरार रखना है तो इनके सिंपली हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और कार्बोनाइल ग्रुप को अनटच रखें, इनमें कोई सब्स्टिट्यूशन ना लगाएं, ना इनको डिलीट करें, तो ये जो है ना एक्टिविटीज़ की बरकरार रहेगी। अगर इनमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन आए या फिर इनकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूशन लग जाए या इनको कम्प्लीटली तौर पर रिमूव कर देने से रिफाम्पिन की एंटी ट्यूबरकुलर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर ये ड्रग हमें कोई एक्टिविटी नहीं देगा। तो ये थी सिंपल सी हमारी रिफाम्पिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसका हम रिव्यू करते चलें। तो पहले पॉइंट में हमने ये बताया था कि जो नेप्थलीन की रिंग है, नेप्थलीन की रिंग है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं पूरी की पूरी ड्रग की एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोवाइड करने में। दूसरे पॉइंट में हमने बताया था कि जो रिफाम्पिन की ड्रग है वो ज़्यूटर आयन है। ज़्यूटर आयन मतलब ये एक्वस वाटर, एक्वस में भी और लिपिड में सोल्यूबिलिटी अपनी रखती है, बहुत कैरेक्टर हैं इसके। तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि जो रिंग है इंटैक्ट मैक्रोसाइक्लिक रिंग, ये जो रिंग है ना इंटैक्ट अगर है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, जिस तरह की है उसी तरीके की अगर रहे तो ये एक्टिविटी को बरकरार रखती है, एंटी माइक्रो बैक्टीरियल एक्टिविटी को बरकरार रखती है। चौथा पॉइंट हमने ये बताया था कि जो डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जितने भी इस ड्रग के अंदर डबल बॉन्ड है, ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, माइक्रोसाइक्लिक, वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी चेंज नहीं होने चाहिए माइक्रोसाइक्लिक की रिंग स्ट्रक्चर पर। और ये जो रिंग है ना माइक्रोसाइक्लिक वो भी क्लोज रहनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर ओपन हो जाएगी या फिर डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे तो जो एक्टिविटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने बताया था कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन नंबर 1, 8, 21 और 23 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पूरे माइक्रोसाइक्लिक रिंग को एक जगह अटैच करने में मदद देता है और ये जो है एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी को प्रोवाइड करने में ख़ास अहमियत देता है। फिर हमने बताया था कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है C1 और C21 कार्बन 21 पर, कार्बन 23 पर, ये अनसब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अगर इसको हम कोई कम्प्लीटली तौर पर रिमूव कर दें या इसकी जगह कोई भी एसिटाइल ग्रुप लगा दें, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दें, जो हमारा डेरिवेटिव बनेगा उसकी कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी। फिर हमने बताया था कि अगर ड्रग की एक्टिविटी को बरकरार रखना है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और कार्बोनाइल ग्रुप को अनटच रखना होगा, अनसब्स्टिट्यूटेड रखना होगा, तो ये एक्टिविटी बरकरार रहेगी। अगर इनमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दें या CH3 OH की जगह CH3 लगा दें या कोई और अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये एक्टिविटी हमेशा के लिए लॉस हो जाएगी। तो ये थी हमारी रिफाम्पिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू से न्यू नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर्स की मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खुजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोसिंथेसिस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की थी और फिर कैस्केरा सेग्रेडा की एक क्रूड ड्रग पढ़ी थी। उस क्रूड ड्रग के अंदर कैस्केरा सेग्रेडा के अंदर जो हमने केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उनको मैं यहाँ पर भी डिटेल से एक्सप्लेन करती चलूँ कि यहाँ पर हमने कैस्केरा सेग्रेडा में हमने पढ़ा था इमोडिन। इमोडिन केमिकली क्या है? इमोडिन है 168 ट्राई हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल एंथ्राक्विनोन। कैसे?
जब हम ये इस स्ट्रक्चर पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 1 6 और 8, 1 6 और 8 इन पोजीशन पर क्या है, 3 है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और 3 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। और ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, एंथ्राक्विनोन का। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इमोडिन। क्लियर, कैसे कि ये हमने स्ट्रक्चर बनाया एंथ्राक्विनोन का, उसमें हमने 1 6 और 8 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किए, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किए और कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच करके उस एंथ्राक्विनोन की रिंग स्ट्रक्चर को इमोडिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें क्राइसोफेनिक एसिड का। ये किस तरह से बना है, इसमें वैसे ही है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये है कार्बन की नंबरिंग। और यहाँ पर है 1 और 8 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं और 3 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये रिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, एंथ्राक्विनोन का। तो इसको हम नाम देंगे 1,8 डाईहाइड्रोक्सी 3 मिथाइल एंथ्राक्विनोन। इस केमिकल नेम को हम कहते हैं क्राइसोफेनिक एसिड। अब इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें हमने यहाँ पे इस पोजीशन पर सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव किया तो यही इमोडिन क्राइसोफेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सिर्फ हमने इस पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इमोडिन में अटैच था यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया तो ये क्राइसोफेनिक एसिड में तब्दील हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें क्राइसोलोइन ग्लाइकोसाइड सेम स्ट्रक्चर है क्राइसोफेनिक एसिड का, 1,8 डाईहाइड्रोक्सी 3 मिथाइल एंथ्राक्विनोन सेम है। ठीक, लेकिन इसकी कार्बन नंबर 10 पर एक ग्लूकोज अटैच हो गया जिसकी वजह से इसको हम कहेंगे क्राइसोलोइन ग्लाइकोसाइड। मतलब एक ग्लाइकोन के साथ ग्लाइकोन पार्ट भी अटैच हो गया तो ये क्राइसोलोइन ग्लाइकोसाइड बन गया। सेम है क्राइसोफेनिक एसिड की तरह, बस यहाँ पे ग्लूकोज अटैच करेंगे कार्बन नंबर 10 पर तो ये क्राइसोलोइन ग्लाइकोसाइड बन जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें एलोइन का। एलोइन क्या है, केमिकली इसको कहते हैं 10 ग्लूकोपाइरोनोसाइल 1,8 डाईहाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल 9,10H एंथ्रासिनोन। कैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिराइव किया, पहले सिंपल स्ट्रक्चर डिराइव किया एंथ्राक्विनोन का, वहाँ पे हमने बनाया 1 और 8 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किए और 3 पोजीशन कार्बन की 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच किया, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच किया और 9 पोजीशन पर एक कीटोन प्रेजेंट है और ये रिंग स्ट्रक्चर किसका है, एंथ्रासिनोन का। तो और कार्बन नंबर 10 पर ग्लूकोपाइरोनोसाइल प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको नेम देंगे 10 ग्लूकोपाइरोनोसाइल। मतलब कार्बन नंबर 10 पर एक ग्लूकोज प्रेजेंट है, 1,8 डाईहाइड्रोक्सी 1 और 8 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं और कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच है, 9 पर एक कीटोन ग्रुप अटैच है और ये स्ट्रक्चर है एंथ्रासिनोन। तो ये नाम किसका होता है, एलोइन ग्लाइकोसाइड्स। और इसको ग्लाइकोसाइड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भी इसके साथ भी एक ग्लाइकोन के साथ ग्लूकोज अटैच है। फिर देखा जाए किसका स्ट्रक्चर है, एलोइमोडिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेम स्ट्रक्चर है एलोइन ग्लाइकोसाइड्स का। इसमें जब हम ग्लूकोज पार्ट को रिमूव कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये एलोइमोडिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, 1,8 डाईहाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल एंथ्राक्विनोन। मतलब 1 और 8 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं और 3 पोजीशन पर
एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच है एंथ्राक्विनोन के ऊपर, रिंग के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं एलोइमोडिन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर खिजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम बताएंगे कि बायोसिंथेसिस क्या है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की डिटेल में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ग्लाइकोसाइड्स पढ़ लिया है, ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन, उसकी केमिस्ट्री, उसकी क्लासिफिकेशन और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की भी हमने डिटेल पढ़ ली। अब उसकी बायोसिंथेसिस पर आते हैं। बायोसिंथेसिस देखी जाए तो एंथ्राक्विनोन जो है वो एंथ्रासीन रिंग स्ट्रक्चर से डिराइव होकर आता है। एंथ्रासीन क्या है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन नंबर 14 और हाइड्रोजन 10 पर मुश्तमिल होता है। ये कंसिस्ट होता है 3 बेंजीन फ्यूज़ रिंग के। ये 3 बेंजीन फ्यूज़ रिंग हैं और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन जब इस पर अटैच हो जाती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रोन में। अब एंथ्रोन क्या है? ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कीटोन। मतलब ये जो ऑक्सीजन थी ये इस ग्रुप में आकर अटैच होती है और इसको कीटोन बनाती है, तो इस कीटोन की फॉर्म को हम कहेंगे एंथ्रोन। एंथ्रोन क्या है? ट्राईसाइक्लिक, 3 साइकिल रिंग है और ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कीटोन। ये जब इसकी हाइड्रो ऑक्सीलेशन करते हैं तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेंथिरोन में। ऑक्जेंथिरोन क्या है? 10 हाइड्रोक्सी एंथ्रोन। एंथ्रोन की रिंग स्ट्रक्चर पे कार्बन नंबर 10 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 10 पर। ठीक हो गया। ये जिस तरह ये हमने बताई है कि 1 2 3 4 5 ये 10, ये वाली पोजीशन 10 है, तो इस पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो इसको कहते हैं 10 हाइड्रोक्सी एंथ्रोन। वही एंथ्रोन की हाइड्रोक्सिलेशन हमने की तो ऑक्जेंथ्रोन में कन्वर्ट हो गया। और ऑक्जेंथ्रोन की जब हमने फर्दर ऑक्सीडेशन की है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्जेंथ्रोन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एंथ्राक्विनोन में, जो कि एंथ्रासीन डायओन। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। एंथ्रासीन की 9 पोजीशन पर और 10 पोजीशन पर 2 कीटोन ग्रुप अटैच हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एंथ्रासीन डायओन। तो ये है हमारी बायोसिंथेसिस के इस तरीके से हम एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को प्रिपेयर करते हैं। और एंथ्रोन जो है ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कीटोन, ये जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में जाता है तो ये डायरेक्ट भी कन्वर्ट हो जाता है एंथ्राक्विनोन के अंदर। ये थी हमारी बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं फर्दर अपने केमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ एंथ्राक्विनोन ए ग्लाइकॉन्स के। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर खिजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मैं बायोसिंथेसिस बताऊँगी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की।